हेलो दोस्तों, चलिए तो अब यहाँ पे हम जो है अपना सीए इंटर एफएम कंसेप्ट रिवीजन सीरीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था, वीडियो के थ्रू भी इन्फॉर्म किया था और अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी इन्फॉर्म किया था। ठीक है, ये सीरीज़ हम लेके आने वाले हैं जहाँ पे कंसेप्ट का रिवीजन होगा। इसके बाद एक और सीरीज़ आएगी जो आपके पास में पार्ट टू, मतलब कि पार्ट टू के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीएम मॉड्यूल के रहेंगे, आपके पास में आरटीपी एमटीपी के भी रहेंगे, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दी थी, इसलिए यहाँ पे कोई टाइम नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पे डायरेक्टली हमारे वीडियो पे फोकस कर रहा हूँ। चलिए जल्दी से आ जाइए, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारे पास में इतना टाइम नहीं है ये सारी चीज़ों को बार बार रिपीट करें जो इररेलेवेंट है। ठीक है, चलिए जल्दी से, मैं इररेलेवेंट ही मानता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सारी चीज़ों को करना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली आप भी समझते, तो यहाँ पे बेस बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन मेरा इतना मानना नहीं है इन सब चीज़ों में। और जनरली भी आप देखते हैं कि सर वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं जनरली ये सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा बोलता ना हूँ। ठीक है, 10 वीडियो में आप एक वीडियो में ऐसा सुनते हैं कि सर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चीज़ पे फोकस नहीं रहता। मैं मानता हूँ कि ये आपकी लाइबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर वीडियो अपलोड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लाइक सब्सक्राइब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है जी, चलिए जल्दी से आ जाइए। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर जो जितने भी फॉर्मूलेज बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। सिर्फ फॉर्मूला करने से जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, वो चीज़ें भी मैंने कवर अप करी है। तो अल्टीमेटली कंसेप्ट आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। और फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलग अलग तरीके के, हर एक पॉइंट के जो कवर हो जाते हैं, और फिर आपके पास में ख़त्म, एग्ज़ाम पे आप अपीयर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे कहते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किसी भी कैपिटल की कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले दिए गए। किसी भी कैपिटल से मेरा मतलब है यहाँ पे बेसिकली 3-4 तरीके की कैपिटल्स होगी। सबसे पहले आप डिबेंचर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सर प्रेफरेंसेस है, आपके पास में इक्विटी है। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे डाल देते हैं सर, बॉन्ड्स भी है। ठीक है, तो 4-5 तरीके की कैपिटल्स यहाँ पे डाली गई है, और जिसके लिए फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं वो जो ही आपको याद रखने होते हैं, और इसी के साथ क्वेश्चन आपके पास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, और इवन आपके पास में कुछ डाउट्स भी रहते हैं वो भी यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे, तो इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या बात समझ में आ रही है? आ जाइए जल्दी से, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, कहते हैं कि सर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद हम फॉर्मूले पे जाते हैं। सर आई का यहाँ पे फॉर्मूले में आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से आई का मतलब होता है सर इंटरेस्ट। इसके बाद कहता है कि सर इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे। ठीक है, मतलब कि सर मान लीजिए कहता है क्वेश्चन में कि 10% इंटरेस्ट है, तो ये 10% ऑलवेज आपको जो है जिस भी सिक्योरिटी की बात करी उस सिक्योरिटी की फेस वैल्यू जितनी भी है, मान लीजिए 100 रुपये है, तो 100 का 10% करना है, 10 रुपये आपका इंटरेस्ट होगा। मतलब कि ऑलवेज फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेटेड होगा, इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ठीक है जी, टी इस तरीके से लिखा होगा, इसका मतलब है सर टैक्स रेट। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होता है, हमें कोई यहाँ पे हम कोई टैक्सेशन का पेपर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि हमें टैक्स याद रखना पड़े, ये ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है जी, इसके बाद लिखा होगा सर आरवी, फॉर्मूले में आपको आरवी देखने को मिलता है। बेसिकली ये तो सारी चीज़ पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्विक रिविजन करवा रहा हूँ। आरवी का मतलब होता है सर रिडीम्शन वैल्यू। रिडीम्शन वैल्यू में ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली रिडीम्शन वैल्यू दे देता है तो फिर वही लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर रिडीम्शन की बात तो करता है लेकिन रिडीम्शन का अमाउंट नहीं देता क्वेश्चन। ठीक है, रिडीम्शन का अमाउंट क्वेश्चन नहीं देता, तो उस टाइम पे ध्यान रखिए कि जो फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वही रिडीम्शन वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन रिडीम्शन वैल्यू दे रहा है तो वही लेना है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा है तो आपका रिडीम्शन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू रहेगा। रिडीम्शन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू रहेगा। इसके बाद इस तरीके से एन लिखा होगा, स्मॉल एन। एन का मतलब होता है सर नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि जो सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं उसे रिडीम्शन या फिर आप इशू कब करने वाले, ये सारी चीज़ें, रिडीम्शन कितने साल में आपके पास में होगा।
इसके बाद सर नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में जनरली बहुत ज़्यादा डाउट रहता है सर, नेट प्रोसीड को P0 लिख सकते हैं अगर इक्विटी की बात करें, ठीक है सर। इक्विटी की बात करें सर, इक्विटी की, ठीक है, तो इक्विटी में P0 लिखते हैं, वरना फिर NP लिखते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, बस इक्विटी में P0 लिखते हैं, बाकी कुछ यहाँ पे कोई डिफरेंट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, नेट प्रोसीड बोले या फिर P0 बोले, दोनों एक ही चीज़ है। कहते हैं कि सर नेट प्रोसीड का मतलब होता है नेट प्रोसीड लेना। नेट प्रोसीड का मतलब कि सर यहाँ पे कहता है सर नेट प्रोसीड का मतलब रहता है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फेस वैल्यू लेनी है या फिर आपके पास में जो इशू प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन होती है। फॉर एग्जांपल सर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि शेयर जो है वो 100 रुपीज़ का है, इसे 3 रुपये प्रीमियम के हिसाब से इशू किया है, ठीक है। तो इसमें प्रीमियम का अमाउंट ऐड कर दीजिए, आपके पास में 103 आ जाएगा, आपके पास में 103 आ जाएगा। इसे हम कहते हैं सर इशू प्राइस है ये क्या है सर, इशू प्राइस। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट 103 दे देता है तो इशू प्राइस डायरेक्ट आपके पास में मिल चुकी है। अगर नहीं देता तो उसमें प्रीमियम ऐड कर दीजिए या फिर डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट को लेस कर दीजिए और इशू प्राइस निकाल लीजिए, ठीक है। नेट प्रोसीड का मतलब होता है सर इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है सर, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो मैंने आपको बताया सर फेस वैल्यू लीजिए, उसमें प्रीमियम को ऐड करिए और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को लेस कर देना, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, प्रीमियम होगा या फिर डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट जनरली नहीं होता है, ठीक है। अगर होगा तो उसे लेस कर देना, और अगर प्रीमियम गिवन है, प्रीमियम जनरली होता है, तो उसे आप क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 3 रुपये है, तो 103 रुपये क्या आ गया सर आपके पास में, 103 रुपये जो है वो इशू प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन होगी, फॉर एग्जांपल फ्लोटेशन कॉस्ट आपके पास में 2% है, तो 2% आपको इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये आपका नेट प्रोसीड बन जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब फ्लोटेशन कॉस्ट की बात निकली है तो मैं साथ साथ फ्लोटेशन कॉस्ट की भी बात कर दूं सर। फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे कि मैंने कहा सर 2% आपका, मान लीजिए क्वेश्चन ने गिवन है तो डायरेक्ट 2% आपको माइनस कर देना इशू प्राइस में से, ठीक है। मान लीजिए इशू प्राइस 103 है तो डायरेक्ट -2% कर दीजिएगा, आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ तो 10 आपके पास में 3 -2% कर दूँ तो ये आपके आवाज़ में आ रहा है 100, ठीक है, 100.94। तो ये आपके पास में क्या बन गया सर, नेट प्रोसीड। लेकिन ध्यान रहे सर, क्वेश्चन यहाँ पे एक डाउट यहाँ पे आता है कि कई बार सर फ्लोटेशन कॉस्ट को जो है मार्केट वैल्यू या फिर फेस वैल्यू पे लिया जाता है, ठीक है। तो कह दूं मैं सर कि अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं गिवन है तो मार्केट वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। उसकी बात मैं डिस्कशन कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद वापस से फ्लोटेशन कॉस्ट पे आता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है सर नेट प्रोसीड में या तो आप नेट प्रोसीड ले सकते हैं या मार्केट वैल्यू ले सकते हैं या फिर फेस वैल्यू। नेट प्रोसीड के लिए आपको अगर इशू प्राइस गिवन है, ठीक है, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और इससे आप इशू प्राइस निकाल लेते हैं, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके नेट प्रोसीड ले सकते हैं। या फिर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू गिवन है तो मार्केट वैल्यू को नेट प्रोसीड मान सकते हैं या फिर फेस वैल्यू को आप जो है एनपी मान सकते हैं। प्रेफरेंस क्या रहेगा सर, प्रेफरेंस नेट प्रोसीड रहेगा सबसे पहले, जो ये निकालने का तरीका है। अगर ये गिवन है तो ऑलवेज ये प्रेफरेंस रहेगा, सेकंड ये रहेगा और फिर थर्ड में ये रहेगा जिसकी ज़रूरत ये नहीं पड़ेगी, फेस वैल्यू लेने की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ता क्योंकि क्वेश्चन ये दो में से कोई एक चीज़ तो देता ही है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि सर कई क्वेश्चन में इशू प्राइस, ठीक है, इशू प्राइस और आपके पास में मार्केट वैल्यू दोनों गिवन होती है। तो सर दोनों गिवन होती है तभी तो हमें दिक्कत आता है और यही जनरली डाउट रहता है। तो मैं आपको बता दूं सर, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि सर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास में सर, अगर आपके पास में, यहाँ पे मैं दूसरे पेज में ही ले लेता हूँ, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। मैं कह दूँ सर, अगर आपके पास में यहाँ पे ले लेते हैं कि सर यहाँ पे एक डाउट ये है कि सर फ्लोटेशन कॉस्ट आपके पास में है, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट आपके पास में है और फ्लोटेशन कॉस्ट को हम कैलकुलेट किस पे करेंगे। तो जनरली आपको यहाँ पे बताया गया इसे फ्लोटेशन कॉस्ट को आप जो है या तो इशू प्राइस पे कर सकते हैं, ठीक है, आईपी इशू प्राइस, या फिर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं किस पे सर, फेस वैल्यू पे,
ठीक है। इशू प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू आपको जो भी यहाँ पे हो, ठीक है, मार्केट वैल्यू उस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जनरली दोनों गिवन हो तो क्या करेंगे, तो मैं आपको पहले क्लियर ये कर दूं कि सर आपके पास में जो आप नेट प्रोसीड लेते उसकी पहले डिस्कशन कर लेते, उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन करूँ तो मैं कहता हूँ कि सर प्रेफरेंस यहाँ पे नेट प्रोसीड में रहेगा इशू प्राइस, ठीक है। इशू प्राइस और फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें से माइनस कर देना, ठीक है, ये प्रेफरेंस रहेगा। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आपके पास में रहता है सर कि आप एक काम करिए मार्केट वैल्यू को ले लीजिए। थर्ड प्रेफरेंस आपके पास में जो लेना कभी नहीं पड़ेगा, फ्लो आपके पास में फेस वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। प्रेफरेंस आपके पास में ये पहला प्रेफरेंस रहेगा, इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस ये रहेगा और थर्ड प्रेफरेंस ये रहेगा, ठीक है। लेकिन सर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन गिव्स बोथ, ठीक है, क्वेश्चन गिव्स बोथ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बोथ इन्फॉर्मेशन अगर आपको देता है, इन्फॉर्मेशन बोथ इन्फॉर्मेशन का मतलब सर, बोथ इन्फॉर्मेशन का मतलब सर ये आपको दोनों चीज़ें देता है, इशू प्राइस भी देता है और आपके पास में मार्केट प्राइस भी देता है, ठीक है, मार्केट प्राइस भी आपको देता है। अगर दोनों गिवन है एंड, ठीक है, दोनों गिवन है तब क्या करेंगे, तब बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा सर, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि सर आपके पास में इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि कहते हैं कि सर आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, क्वेश्चन में जिस सिक्योरिटी की बात करी गई है, ठीक है, सिक्योरिटी की बात करी गई जिसकी आपको इशू प्राइस गिवन है, ठीक है, वो इशू प्राइस करंटली है, मतलब कि करंट इशू प्राइस है या फिर ओल्ड इशू प्राइस है, ठीक है, ये चीज़ आप देखिए सबसे पहले। फर्द एक एग्जांपल दूँ तो सर कहते हैं कि हमने कोई सिक्योरिटी को हमने इशू किया था, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है आपके पास में, ठीक है, सिक्योरिटी को हमने इशू किया था मान लीजिए 5 years अगो, ठीक है, 5 years अगो, ठीक है, और उस टाइम की आपको जो है देता है सर ये मार्केट, उस टाइम की इशू प्राइस देता है, ठीक है। इशू प्राइस आपके पास में मान लीजिए 100 रुपये और प्लस प्रीमियम आपके पास में 3 रुपीज़, ठीक है, तो 103 रुपये इशू प्राइस थी तब की, ठीक है। ओबियसली आपने क्या कहा सर, यहाँ पे कहता है कि सर सिक्योरिटी को इशू किया 5 साल पहले और इशू कैसे किया था सर, 103 रुपये के हिसाब से। अब मुझे बताइए इशू किया था मतलब कि ये इशू प्राइस कब की है सर, 5 साल पहले की है। ये इशू प्राइस कब की है सर, 5 साल पहले की आपके पास में, ठीक है, ये इशू प्राइस आपकी कब की है सर, 5 साल पहले की है, ठीक है, इशू प्राइस 5 साल पहले की है, ठीक है जी सर, ये तो इशू प्राइस 5 साल पहले की है। मैंने कहा सर ये आप जो है यहाँ पे फॉल करता है इस कैटेगरी के अंदर, मतलब कि ओल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखिए कि चीज़ें जिस भी की कॉस्ट निकालना है उसके लिए हम इंफॉर्मेशन जो है करंट वाली लेते हैं, ठीक है। अगर इशू प्राइस ओल्ड वाली गिवन है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे करंट मार्केट प्राइस, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो करंट मार्केट वैल्यू हम ले लेंगे आपके पास में, ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे अगर इशू प्राइस आपको ओल्ड गिवन है तो, ठीक है। इशू प्राइस अगर आपको पास में ओल्ड गिवन है तो हम क्या ले लेंगे सर, करंट मार्केट वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है। सर अगर सिर्फ और सिर्फ इशू प्राइस गिवन है तो फिर वही ले लेंगे, ठीक है, चाहे वो ओल्ड है न्यू है कोई देखना ही नहीं। अगर एक ही चीज़ गिवन है तब तो कोई डाउट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों चीज़ गिवन है तब क्या होगा, एक चीज़ गिवन है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, वही ले लेना है, वही नेट प्रोसीड है, ठीक है। अगर एक ही चीज़ गिवन है, इशू प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू, दोनों में से कोई एक ही चीज़ गिवन है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, तब तो वही ले लेना है। लेकिन जब आपके पास में दोनों चीज़ गिवन है तब की डिस्कशन कर रहा हूँ कि तब आप इशू प्राइस के बारे में थोड़ा सा जान लेना। क्वेश्चन में देखिएगा कि सर ये इशू प्राइस जो है वो न्यू वाली है या फिर ओल्ड वाली है, ठीक है। ओल्ड वाली है तो फिर हमें उसे कंसिडर नहीं करना है। अगर न्यू करंटली इशू है, मतलब कि मान लीजिए सिक्योरिटी को अभी अभी इशू किया है और वो आपका इशू प्राइस है 103 और मान लीजिए मार्केट वैल्यू आपको गिवन है आपके पास में 105, तो कौन सा कंसिडर करेंगे, ऑलवेज 103 कंसिडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 105 कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे इशू प्राइस आपकी ओल्ड थी। क्या ये चीज़ क्लियर है? बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है कि सर इशू प्राइस कब कंसिडर करेंगे, जब वो करंट है, ठीक है, मतलब कि लेटेस्ट इशू प्राइस गिवन है तो उसे कंसिडर कर लीजिएगा, वरना
जो है आपकी करंट मार्केट वैल्यू ही कंसिडर की जाएगी। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नेट प्रोसीड की बात मैंने कर दी कि कब आप इशू प्राइस लेते हैं, कब मार्केट प्राइस लेते हैं। अगर दोनों में से कोई एक ही चीज़ गिवन है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। फेस वैल्यू आप एक तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि फेस वैल्यू को देखना ही नहीं पड़ता जनरली। ठीक है, फेस वैल्यू को जनरली देखना नहीं पड़ता, इन दोनों में से ही आपके इंटर लेवल पे इन दोनों में से ही क्वेश्चन होते हैं। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? ठीक है जी। इसके बाद कहता है सर प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडी का मतलब होता है प्रेफरेंस डिविजन, और प्रेफरेंस डिविडेंड वैसे ही इंटरेस्ट की तरह सर ऑलवेज फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट भी ऑलवेज फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। तो ये कंसेप्ट आपके पास में हो गया। अब फ्लोटिंग कॉस्ट की मैं ज़रा सा बात कर दूँ। सर फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो आपके पास में दोनों तरीके से निकलता है। ठीक है, दोनों पे बेसिकली फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो दोनों पे निकलता है। आपके पास में इशू प्राइस पे भी निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू पे भी। सर दोनों गिवन है तो किस पे निकालेंगे? तो देखिए ज़रा, जनरली इंटर के बुक के अंदर आपका क्वेश्चन ये कहता है, जो कॉन्सेप्ट ये कहता है, इंटर की बुक आपकी जो है आईसीएम मॉड्यूल ये कहती है कि सर मान लीजिए इशू प्राइस जो है वो आपका 100 रुपये है और फेस वैल्यू जो है वो आपकी मान लीजिए 80 रुपीज़ है। ये फॉर एग्जाम्पल है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, एग्जाम्पल है, इसमें कुछ यहाँ पे लॉजिक वगैरह यूज़ मत करिएगा। ठीक है, कहता है कि सर 100 रुपये आपकी इशू प्राइस है और आपके पास में फेस वैल्यू जो है 80 रुपीज़ है। कहते हैं कि सर दोनों में से जो हायर होगा ना, दोनों में से जो हायर होगा ना, हायर, उस पे ही फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा। ठीक है, उस पे ही फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा। मतलब कि मान लीजिए फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, तो ये 2% किसका लिया जाएगा? अगर दोनों गिवन है तो दोनों में से हायर कौन है? सर 100 रुपीज़, इशू प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 100 का 2% ले लेना। ये आपकी आईसीएम मॉड्यूल कहती है, इस तरीके से ही वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हम ये तरीके से लॉजिक यूज़ करते हैं। जनरली जो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है वो इशू प्राइस पे ही होता है, लेकिन आपका यहाँ पे आईसीएम मॉड्यूल कहता है दोनों में से जो हायर है वो ले लीजिए, उस पर कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फेस वैल्यू जो है वो मान लीजिए 100 रुपीज़ होता है और इशू प्राइस आपका मान लीजिए 194 होता है। ठीक है, 94 होता है। आपके पास में फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 94 है, तो किस पे कैलकुलेट करेंगे? दोनों में से जो हायर है 100 है, तो 100 का 2% लिया जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? ठीक है जी, ये आपके पास में ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, हम डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब। आइए एक एक करके अब क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले फार्मूलाज आपके दो तरीके से आपको जो है सिक्योरिटीज़ के फॉर्मूलेज होते हैं, दो तरीके से मेथड्स होती है। बेसिकली अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं सर फॉर्मूला मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड का वो मतलब होता है सर फॉर्मूलाज मेथड। ठीक है, इसमें फॉर्मूला होता है। एक और मेथड होती है YTM मेथड, येल्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, उससे भी सिक्योरिटी की कॉस्ट निकाला जा सकता है, और दूसरा आप फॉर्मूला मेथड से भी सिक्योरिटी की कॉस्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड की बात कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला मेथड की बात करेंगे। सर डिबेंचर की कॉस्ट निकालनी है तो कहता है डिबेंचर दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपके पास में इरिडीमेबल डिबेंचर, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर है तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है, कहता है कि इंटरेस्ट लीजिए, इसमें 1 - t इंटू कर दीजिए, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाई नेट प्रोसीड ले लीजिए। नेट प्रोसीड का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ सर, इशू प्राइस ले सकते हैं। ठीक है, इशू प्राइस ले सकते हैं या फिर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये दो ही चीज़ आपके पास में होती है, सिलेबस के अंदर यही दो होते हैं। ठीक है, दो में से कोई भी एक ले सकते हैं, और दोनों में से अगर दोनों गिवन है तो कौन सा लिया जाएगा सर? अगर करंटली इशू है, ठीक है, नया नया आपको इशू प्राइस ऑलरेडी गिवन है तो फिर तो इशू प्राइस ही लेंगे। लेकिन अगर इशू प्राइस ओल्ड वाला है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे सर? करंट मार्केट वैल्यू ले लेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है? वापस से मैंने रिवाइज करवा दिया। इसके बाद रिडीमेबल डिबेंचर है तो कहता है कि थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। इंटरेस्ट इंटू 1 - t करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे RV - NP डिवाइड बाई N। ठीक है, RV का मतलब रिडीम्शन वैल्यू, NP का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ नेट प्रोसीड, डिवाइड बाई N करेंगे नंबर ऑफ ईयर टू बी रिडीम्शन। ठीक है, कि मान लीजिए आज इशू करते हैं और 5 साल बाद इसे रिडीम करने वाला है, तो ये 5 साल क्या है सर? N हो गया। ये 5 साल क्या है सर? N हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाई कर दीजिएगा RV + NP डिवाइड बाई 2। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर ऊपर माइनस होगा
नीचे प्लस है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऊपर आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन है, यहाँ पे आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 है। मतलब कि यहाँ पे नीचे जो है आपके पास में क्या लिया जाता है सर, एवरेज लिया गया है, और यहाँ पे एवरेज नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन है, ठीक है। आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन है और इंटू 100 कर दीजिएगा, मतलब कि आंसर आपके पास में परसेंटेज में आ जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो सारी चीज़ें परसेंटेज में आंसर आती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास में डिबेंचर्स की बात हो गई। कई बार सर बॉन्ड का क्वेश्चन दिया जाता है, तो क्या बॉन्ड के लिए भी सेम फॉर्मूला है? आंसर इज नो, बॉन्ड के लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। कहता है कि सर अगर जीरो कूपन बॉन्ड की बात करी जाए, आपके सिलेबस में जीरो कूपन बॉन्ड ही है सिर्फ एक बार, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट है, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि सर जीरो कूपन बॉन्ड का क्वेश्चन आपको दिया गया है और उसकी कॉस्ट निकालने के लिए कहा जाए तो इसका फॉर्मूला है आर वी, रिडीम्शन वैल्यू आपको लेनी है, डिवाइड बाई इशू प्राइस ले लेनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिडीम्शन वैल्यू है आपके पास में 1 लाख, ठीक है। रिडीम्शन वैल्यू है आपके पास में 1 लाख और इशू प्राइस है मान लीजिए 2500। तो ये आपको कर लेना है डिवाइड बाई जो भी आंसर आया उसका रूट कर लेना है n टाइम्स, रूट कर लेना है यहाँ पे n टाइम्स, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख लीजिएगा n टाइम्स, ठीक है। रूट कर लेना है सर n टाइम्स, ठीक है जी। यह कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। ये सॉल्व करने की ट्रिक वैसे तो हम ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में, ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे सर, ये सॉल्व होने के बाद, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में सोल्व हो जाने के बाद इतनी चीज़, ठीक है, इसके बाद -1 कर देना, जो भी आंसर आया वो आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है। इसके बाद -1 कर देना, आपका जो भी आंसर आया वो कंप्लीट। इसके बाद सर प्रेफरेंस शेयर, कहते हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर भी उसी तरीके से डिबेंचर की तरह होते हैं, दो तरीके के, इरिडीमेबल, रिडीमेबल। और सेम इरिडीमेबल का छोटा सा फॉर्मूला रहेगा, रिडीमेबल का बड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो कहता है फॉर्मूला पी डी डिवाइड बाई एन रहेगा। पी डी डिवाइड बाई, यहाँ पे एन क्यों लिखा, एन पी लिखना था, ठीक है जी। यहाँ पे पी डी डिवाइड बाई एन पी, ठीक है जी। यहाँ पे सर पी डी डिवाइड बाई एन पी लिख लीजिएगा, ठीक है। पी डी डिवाइड बाई एन पी, क्या ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? मतलब कि प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नेट प्रोसीड आपको करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नेट प्रोसीड। क्या ये चीज़ क्लियर? नेट प्रोसीड का सेम सर इशू प्राइस ले लेंगे या फिर मार्केट प्राइस ले लेंगे, लेकिन अगर दोनों गिवन है तो इशू प्राइस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि क्या ओल्ड है, अगर ओल्ड है तो फिर करंट मार्केट प्राइस ही लेना, अगर लेटेस्ट है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, इशू प्राइस ही लेके चला लेना, ठीक है जी। प्रेफरेंस डिविडेंड आपको लेना है। ध्यान रहे सर यहाँ पे और डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में एक ही डिफरेंस है कि डिबेंचर में इंटरेस्ट होता है और प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड होता है, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन डिफरेंस क्या है सर, यहाँ पे टैक्स का यहाँ पे आपको कैलकुलेशन होता है, क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है उस पर टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, जबकि डिविडेंड ऑलरेडी आपके पास में आफ्टर टैक्स होता है, उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो सेम फॉर्मूला है आपके पास में डिबेंचर्स की तरह, यहाँ पे पी डी लिया जाता है, यहाँ पे जो है आपका आई इंटू 1 - t था, ठीक है। इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ वैसे भी। प्लस आपको करना है, सेम चीज़ है, देखिए प्लस करना है एन पी आपको, सॉरी आर वी माइनस एन पी करना है डिवाइड बाई एन, सेम चीज़। और नीचे आपको लेना है आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2, और सबका कॉन्सेप्ट सेम है। रिडिम्शन वैल्यू कहता है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वह ले लो, अगर नहीं गिवन है तो फेस वैल्यू ले लेना, काम ही खत्म। नेट प्रोसीड में वही चीज़ सर, इशू प्राइस ले लेना या फिर मार्केट वैल्यू ले लेना। इशू प्राइस अगर दोनों गिवन है तो ध्यान रहे सर, इशू प्राइस ओल्ड वाली गिवन है क्या, ओल्ड वाली है तो फिर मार्केट प्राइस ही लेना, ठीक है। न्यू वाली लेटेस्ट गिवन है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, वही अमाउंट लेना है, ठीक है जी। इसके बाद सर इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स में काफ़ी सारे फॉर्मूलाज है। कहता है कि एक तो फॉर्मूला आपके पास में है कि सर डिविडेंड जो है, ठीक है, डिवाइड बाई P0, P0 का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेट प्रोसीड ही होता है, ठीक है। डिविडेंड डिवाइड बाई नेट प्रोसीड ले लेना, इंटू 100 कर देना, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में अर्निंग गिवन है, डिविडेंड नहीं गिवन है, अर्निंग गिवन है, अर्निंग पर शेयर EPS, ठीक है। तो डिवाइड बाई P0 करके 100 कर देना, तो आपको के मिल जाएगा। तीसरा फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये पहले दो फॉर्मूला तो जनरली यूज़ नहीं होते, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके पास में, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में ग्रोथ गिवन है, कहते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में ग्रोथ गिवन है, ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ग्रोथ गिवन है तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G,
ठीक है। जी का मतलब होता है सर ग्रोथ, P0 का मतलब नेट प्रॉफिट, D1 का मतलब होता है करंट डिविडेंड। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि सर D1 का मतलब होता है, एक फॉर्मूला आपका D1 का होता है D0 प्लस जी। D0 का मतलब क्या होता है सर? D0 का मतलब होता है कि डिविडेंड पेड। D0 का मतलब होता है डिविडेंड पेड, जो ऑलरेडी पे कर दिया है हमने। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने पे कर दिया डिविडेंड पेड। कई बार क्वेश्चन में D1 डायरेक्टली नहीं D1 होता, वो क्वेश्चन में कहता है कि सर डिविडेंड डिविडेंड पेड जो है वो मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये है, तो ये क्या है सर? ये D0 है। ठीक है। अगर D1 निकालना है तो एक काम करिएगा, D0 में जी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, D0 में ग्रोथ ऐड कर दीजिएगा। मतलब कि इसमें अगर जितना भी ग्रोथ है, मान लीजिए 12% 10% ग्रोथ है, तो इसमें ऐड कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा सर? D1 मिल जाएगा। ठीक है जी, इतनी सी चीज़ क्लियर है। अब कई बार क्वेश्चन में जी भी नहीं गिवन होता, तो जी के लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास में बी इंटू आर। बी इंटू आर का मतलब होता है, बी का मतलब होता है रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन आपके पास में जो भी रहता है, और आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन होता है, कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। ये बेसिकली फॉर्मूला जो है वो डिविडेंड डिसीजन चैप्टर के अंदर भी डिस्कस होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है डिटेल में देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपके पास में है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। ग्रोथ का एक और फॉर्मूला होता है, कई बार बी मतलब कि रिटेंशन रेट, और आपके पास में रेट ऑफ रिटर्न नहीं गिवन होता है, दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये वाली जिसमें मैंने इलस्ट्रेशन ऑलरेडी आपको करवाया था कि सर आपको कहता है कि कुछ साल पहले हमने जो है इतना डिविडेंड बांटा था और आज इतना बांटा है। ठीक है, तो आज कितना बांटा और कुछ साल पहले कितना बांटा, उसका आपको जो है क्या करना है? डिवाइड बाय कर देना है, और उसका आपको रूट कर लेना है n टाइम्स, मतलब कि गैप कितना है। इस पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें -1 कर देना, आपके पास में जो भी आंसर आ गए वो ग्रोथ का रेट आ जाएगा। ठीक है, और ग्रोथ का रेट सिंपली आप पुट कर देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके ICM मॉड्यूल में ही है। ठीक है, ICM मॉड्यूल आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। वैसे हम डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी हम अपने लेक्चर्स में तो ऑलरेडी कर चुके हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड है वो लेक्चर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में भी हमने ये डाला है। ठीक है, तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है जी, इसका एक और फॉर्मूला होता है, बेसिकली 5-6 फॉर्मूलेज होते हैं के के। ठीक है, आप देख ही सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 फॉर्मूलेज आपको देखने को मिल रहे हैं, और फिफ्थ एक और फॉर्मूला रहेगा, वो हम बाद में कहेंगे। ठीक है, जो मेन फॉर्मूला है, जो मेन चीज़ है वही देख रहे हैं। सर कहता है कि सर एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम CAPM मेथड कहते हैं, CAPM मॉडल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि सर यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है RF प्लस करेंगे सर RM माइनस RF इंटू बीटा करेंगे। ठीक है, कहता है कि RF का मतलब क्या है? RF का मतलब होता है सर आपके पास में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रिस्क फ्री रेट का मतलब होता है, RM का मतलब होता है मार्केट पोर्टफोलियो रेट, B का मतलब होता है बीटा कोएफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन में सारी चीज़ें यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, इससे रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्ट वो कह देगा कि सर रिस्क फ्री रेट कितना है, मार्केट का रेट कितना है, और बीटा कितना है। ठीक है, अच्छा, कई बार यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कई बार RM माइनस RF मतलब कि डायरेक्टली उसे कहा जाता है रिस्क प्रीमियम, तो क्वेश्चन डायरेक्ट कह देगा कि रिस्क प्रीमियम मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो ये 2 आपको ऑलरेडी माइनस करके ही दे रखा है, तो इसके जगह 2 पुट कर देना, इसके मल्टीप्लाई कर देना बीटा, और प्लस RF कर देना। ठीक है, तो ध्यान रहे ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया है, MCQ भी है इस बार, तो ध्यान रखिएगा सर। रिस्क प्रीमियम वर्ड यूज़ करें, मतलब कि ये दोनों का डिफरेंस कह रहा है, मतलब कि ऑलरेडी माइनस करके चीज़ें आपको गिवन है, तो यहाँ पे दिक्कत क्रिएट ना करिएगा। रिस्क प्रीमियम का मतलब दोनों ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करिएगा, बीटा इंटू करिएगा, और इसमें ऐड कर दीजिएगा RF। क्लियर है चीज़ें? ठीक है जी, इसके बाद कहता है सर रिटेन अर्निंग के बारे में। कहता है कि सर रिटेन अर्निंग ऑलवेज इक्वल टू होता है KE, मतलब कि KE में जो आपने फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, उससे जो भी आंसर आया, ठीक है, मान लीजिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करके KE निकाला, मान लीजिए 12.3%। ठीक है, तो यही आपका KR होगा। ठीक है, KR के लिए कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी है, वही KE है वही KR है। लेकिन ध्यान रहे सर एक चीज़, कि क्वेश्चन में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि सिक्योरिटी इशू करने पे जो कॉस्ट लगती है वो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो KR का मतलब होता है सर रिटेन अर्निंग, आपके पास में जो इशू कभी नहीं होती, कंपनी अपने पास रिटेन करके चलती है, उसे हम कहते हैं KR। ठीक है, तो उस पर तो फ्लोटेशन कॉस्ट लगना नहीं है, तो कहते हैं कि सर क्वेश्चन में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, तब जाके KE और KR दोनों एक
इक्वल नहीं होगी। क्यों इक्वल नहीं होगी? क्योंकि कहते हैं कि सर नेट प्रोसीड अगर आपके पास में कहीं पे भी आती है, नेट प्रोसीड, ये P0 देखिए नेट प्रोसीड है, यहाँ पे भी P0 देखिए नेट प्रोसीड है, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि नेट प्रोसीड आप लेते हैं, नेट प्रोसीड में अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है तो ऑलवेज उसे माइनस करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है तो ऑलवेज नेट प्रोसीड में से माइनस होता है, चाहे कोई भी सिक्योरिटी हो, डिबेंचर हो, प्रेफरेंस हो, इक्विटी हो, नेट प्रोसीड के माइनस कर देना। आप नेट प्रोसीड जो भी लेते हैं उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट ऑलवेज माइनस कर देना, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सर, KR में फ्लोटेशन कॉस्ट कभी माइनस नहीं होती। मतलब कि सर अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है तो KR और KE की कैलकुलेशन अलग अलग होगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस कैलकुलेशन डिफरेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सर मान लीजिए ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करने का बना, और मान लीजिए सर D1 आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 रुपये, ठीक है। P0 आपको गिवन है मान लीजिए 100 रुपीज़, और G आपको गिवन है मान लीजिए 10%, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें आपको गिवन है। कहता है सर KE निकालिए और KR भी निकालिए, और मैं आपको क्वेश्चन में दे देता हूँ सर फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो आपका 2% है, ठीक है। तो कहता है कि सर KE निकालने के लिए तो सेम फॉर्मूला है आपके पास में, D1 कितना है 2 रुपये, ठीक है, कि D1 कितना है 2 रुपये, डिवाइड बाई P0 100 है, ठीक है। P0 कितना है सर 100 है, और कहता है कि सर प्लस G करेंगे, 10% आपके पास में G है, मतलब कि 0.1 लिख सकते हैं, 0.1, ठीक है। ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर है। लेकिन मैंने कहा सर KE निकाल रहे हैं, KE, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर गिवन है तो माइनस कर देना 2%, ठीक है। तो ये आपके पास में 2 डिवाइड बाई 98 हो गया, और प्लस आपके पास में 0.1 हो गया, और ये जो आंसर आ गया वो KE आ गया। लेकिन KR में तो कभी भी फ्लोटेशन कॉस्ट को लिया ही नहीं जाता, KR में कभी भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आता, ठीक है। तो वहाँ पे आपका KR का यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 2 डिवाइड बाई 100, 2 डिवाइड बाई 100 प्लस 0.1, 2 डिवाइड बाई 100, 100 में से 2% माइनस नहीं करना, तो जो अभी आपका आंसर आया वो आपके पास में KR बनेगा, ठीक है। तो जब फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन होती है, जब फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन होती है तो उस टाइम पे आपके पास में क्या हो जाता है सर, फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन होती है उस टाइम पे KE इज इक्वल टू KR नहीं होता, ठीक है। बाकी ऑलवेज वो आपका KE इज इक्वल टू KR बनेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि सर क्वेश्चन में आपको कई बार मार्केट प्राइस गिवन होता है, ठीक है, मार्केट वैल्यू, और इशू प्राइस आपको गिवन होता है, ठीक है, इशू प्राइस आपको गिवन होता है। तो सर सीधी सी बात है कि सर KE के लिए कौन सा लिया जाए और KR के लिए कौन सा लिया जाए, ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मतलब कि P0 में आप नेट प्रोसीड लेने हैं, ठीक है, और मैंने जैसे ही कि कहा सर इशू प्राइस भी ले सकते हैं और आपके पास में मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं, और वो मैंने नियम भी आपको बता दिए, ठीक है। मान लीजिए KE के लिए इशू प्राइस लेने को मिला आपको पास में, ठीक है, KE के लिए इशू प्राइस आपके पास में क्राइटेरिया मैच हो रहा था और इशू प्राइस आपने ले लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए सर, इशू प्राइस KE के लिए लिया जाता है, KR के लिए नहीं। KR के लिए इशू प्राइस कभी नहीं लिया जाता, ध्यान रखिएगा सर। KR जो है ऑलवेज आपके पास में रिटेन अर्निंग है, मतलब कि वो तो कभी इशू हुई ही नहीं है, और कभी जो सिक्योरिटी इशू हुई ही नहीं है उसके लिए इशू प्राइस कभी नहीं लिया जा सकता। तो KR के लिए ऑलवेज आपके पास में मार्केट वैल्यू ही लिया जाएगा, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में दोनों चीज़ गिवन है, ठीक है, और KE जो है मान लीजिए इशू प्राइस पे कैलकुलेट करने को हुआ, तो KR आप जो है ऑलवेज मार्केट वैल्यू पे ही कैलकुलेट करेंगे, इशू प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? ये भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया, इस पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी कुछ कॉन्ट्रावेंसी है, आपने ICO मॉड्यूल ने कुछ यहाँ पे गलतियाँ करी है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा आपके पास में, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपके पास में क्वेश्चन के साथ डिस्कस हो जाएगी, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद कहते हैं कि सर आपके पास में YTM मेथड, YTM मेथड कुछ नहीं है, IRR मेथड है, ठीक है। IRR मेथड आप कैपिटल बजटिंग के साथ पढ़ लेंगे, यही चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाएगी। कहता है कि सर लोअर रेट लेना है, प्लस कर देना है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में ऑफ लोअर, ठीक है, डिवाइड बाय करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर, और मल्टीप्लाई कर देना है हायर रेट माइनस लोअर रेट, ठीक है जी। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में KE निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जियोमेट्रिक मीन मेथड। जियोमेट्रिक मीन मेथड में कहता है कि सर सीधी सी बात है 1 + Y1 1 + Y2 1 + Y1 1 + Y2 आपको करते जाना है, ठीक है जी, और इंटू मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। 1 + Y1 × 1 + Y2 इंटू आपको जो है n टाइम करते जाना है,
ठीक है, इनटू आपको n टाइम करते जाना है, उसका रूट निकाल लेना है n टाइम्स, जितने भी ईयर्स है, ठीक है, n टाइम्स आपको क्या करना है सर, रूट निकाल लेना है, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है सर, -1 कर देना है, ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना है सर, -1 कर देना है। अब 1 + y1 का मतलब क्या है, कहता है कि सर 1 + y1 का मतलब है कि d1 आपको लेना है प्लस p1 करना है, 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, d1 प्लस आपके पास में p1 कर देना और डिवाइड बाई p0 कर देना। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सर, अगर 1 + y2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो d2 ले लेना, p2 ले लेना और डिवाइड बाई 1 कम कर देना, मतलब कि यहाँ पे क्या लेंगे सर, p1 लेंगे, काम ही खत्म, काम ही खत्म। तो यहाँ पे जो 2 है ऊपर 2 ही रहेगा, इसके एक कदम नीचे मतलब कि 1, तो p1 ले लेना, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, बस यहाँ पे एक कदम कम कर देना, मतलब कि 0 आपके पास में, ये मतलब कि 0। क्या बात कन्वे हो पा रही है? बहुत ज़्यादा सिंपल है चीज़ें, ठीक है, इसे मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूँ, जियोमेट्रिक मीन क्वेश्चन के साथ ही समझ आता है, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे फास्टली, ठीक है जी। अच्छा, एक बार यहाँ पे एमसीक्यू में ऐसा कुछ पूछा गया कि सर के ई और इज इक्वल टू के आर होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आपके पास में के ई मान लीजिए 12% है, ठीक है, क्वेश्चन ने एक और इन्फॉर्मेशन दी, कहता है टीपी, ठीक है, टीपी का मतलब होता है पर्सनल टैक्स। देखिए कॉरपोरेट टैक्स होता है एक पर्सनल टैक्स होता है, कॉरपोरेट टैक्स का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, वो दिया है तो इग्नोर करेंगे। टीपी आपके पास में जो पर्सनल टैक्स जिसे हम कहते हैं, टीपी का मतलब पर्सनल टैक्स, वो मान लीजिए आपके पास में 10% गिवन है, ठीक है, और आपके पास में मान लीजिए आपके पास में फ्लोटेशन कॉस्ट भी गिवन है 2%, ठीक है, तो कहते हैं आपको इसे कैसे सोल्व करना है, के आर निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो के आर निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, के ई में से आपके पास 1 - टीपी कर देना और इनटू कर देना 1 - फ्लोटेशन कॉस्ट, तो आपको के आर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो के आर इज इक्वल टू आपका बन जाएगा, यहाँ पे के आर इज इक्वल टू बन जाएगा, ये 12% है मतलब कि 0.12 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 माइनस आपके पास में टीपी मतलब कि 1 - 10% करिए, 1 - 10%, तो 0.9 और इनटू कर देंगे सर फ्लोटेशन कॉस्ट 1 - फ्लोटेशन मतलब कि 1 - 2%, मतलब कि ये आपका आ जाएगा 0.98। सबका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, 0.12 इंटू 0.9 इंटू 0.98 करके आप आंसर निकाल लेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा 0.10584। इस पे भी आपके पास में आईसीएम मॉड्यूल में क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है जी, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो कैपिटल बजटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए, ठीक है जी। एक और बार जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ सर, नेट प्रोसीड का। नेट प्रोसीड में ऑलवेज ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे नेट प्रोसीड में ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नेट प्रोसीड में ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि सर इशू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बोथ गिवन है तो ध्यान रखेंगे कि सर इशू प्राइस हम देखेंगे सर करंट है या फिर ओल्ड, ठीक है, करंट है तो फिर वही लेंगे, ओल्ड है तो फिर ध्यान रखिएगा करंट मार्केट प्राइस लेना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड इन्फॉर्मेशन को हम कंसिडर नहीं करते। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, मान लीजिए सर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो क्या करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सर क्वेश्चन ने कहा कि एक सिक्योरिटीज़ है, एक सिक्योरिटी है आपके पास में और सिक्योरिटी का इशू प्राइस आपके पास में, इशू प्राइस जो है आपके पास में 103 है, मार्केट प्राइस जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो आपके पास में मान लीजिए 105 है, ठीक है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि सर इशू प्राइस कब की है, मतलब कि करंट है ओल्ड है, ये चीज़ नहीं बताई, और ना ही सिक्योरिटीज़ कब इशू करी उसके बारे में बताया गया, वरना तो क्या लिखता है कि फ्यू ईयर अगो, इस तरीके से लिखता है, ठीक है, फ्यू ईयर अगो सिक्योरिटी इशू करी थी 103 में, ऐसा कुछ लिखता है, लेकिन क्वेश्चन में मान लीजिए ये चीज़ नहीं लिखी है, फ्यू ईयर अगो या फिर 5 ईयर अगो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर ये चीज़ें नहीं लिखी, डायरेक्ट कहता है कि सर सिक्योरिटी इशू करिए, सिक्योरिटी इशू प्राइस 103 है, मार्केट वैल्यू इतना है, तो सर क्या करेंगे, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, इशू प्राइस ही लेना है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में क्या लेना है सर, इशू प्राइस ही लेना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्लियर है बातें? आपके पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास में कवर अप हो जाता है, ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में क्लियर।